इस वक्त मैं एक ऐसी लड़की के साथ मौजूद हूँ जो एक्सप्रेशनलेस है। वो जब भी हंसती हैं या मुस्कुराती हैं या फिर रोती हैं या कुछ भी वो बोलती हैं तो हम लोगों को समझ नहीं आता। इवन वो अपने जो लिप्स हैं उनको भी सिंक नहीं कर सकती। वो जब सोती हैं तो वो उनकी आंखें बंद नहीं होती, खुली रहती हैं, लेकिन वो खुली आंख में भी सो जाती हैं। कितनी देर तक तो मुझे खुद को ये यकीन दिलाने में लगी रही कि यार मुझसे लोग डरते क्यों हैं। लोगों ने ये कह के धुतकार दिया कि ये फजूल है, ये क्या है, ये इंसान ही नहीं है, लाइक किस तरह की है, ये हंस नहीं सकती, इसको हम कैसे रखेंगे। लेकिन मेरे फादर ने इस तौर नहीं की। मतलब मैं जब स्टडी करनी थी तो फीस देनी थी या कुछ भी ज़िंदगी ने, मतलब मेरी स्कूल फीस दी उन्होंने कभी तय नहीं की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मेरी बेटी है, मैं इसको कभी स्कूल छोड़ने चला जाऊँ। मेरी अम्मी हमेशा सोचती हैं कि इसकी शादी करूँ, लेकिन रिश्ते वाले आते हैं तो वो धुतकार के चले जाते हैं। मैं लड़कियों को देखती हूँ, वो हंसती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं। मैं नहीं हंसती, मैं लोगों को सिर्फ मेरी आवाज़ आती है, मैं उस तरह स्माइल नहीं कर पाती। मैं चाहती हूँ मेरा इलाज हो जाए, मुझे अर्निंग के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि मैं अर्निंग कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल। मैं हूँ आपकी मेज़बान निम्रा अली और इस वक्त मैं एक ऐसी लड़की के साथ मौजूद हूँ जो एक्सप्रेशनलेस है। फ़ातिमा जो है वो एक्सप्रेशनलेस है। वो पाकिस्तान की पहली लड़की हैं और एक ओनली वन पर्सन है जो कि एक्सप्रेशनलेस है। और वो बाय बर्थ से ऐसी हैं। वो जब भी हंसती हैं या मुस्कुराती हैं या फिर रोती हैं या कुछ भी वो बोलती हैं तो हम लोगों को समझ नहीं आता। इवन वो अपने जो लिप्स हैं उनको भी सिंक नहीं कर सकती। वो जब सोती हैं तो वो उनकी आंखें बंद नहीं होती, खुली रहती हैं, लेकिन वो खुली आंख में भी सो जाती हैं। आए हम आपको फ़ातिमा से मिलाते हैं। फ़ातिमा बचपन से ही ऐसी हैं और कैसे उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को, कैसे अपने माशरे को टैकल किया है, उनसे बातचीत करते हैं और आपको भी उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। वालेकुम अस्सलाम। फ़ातिमा कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा फ़ातिमा, मुझे ये बताओ, ये जो आपका एक्सप्रेशनलेस वाला मसला है ये बचपन से है या फिर अब कोई ऐसा मरहला आया कि आपके साथ ऐसा हो गया? नहीं, ये इंसिडेंट नहीं है, ये मुझे दायदर्द इशू है। मतलब मेरी पैदाइश से ही मेरे साथ ये इशू था, लेकिन छोटे होते डॉक्टर्स कहते होते थे कि ये धरी होगी तो पता चलेगा, धरी होगी तो पता चलेगा। फिर जब मैं 16 इयर्स की हुई तो किसी ने बताया कि ये तो हंसती नहीं है, ये आम लड़कियों जैसी नहीं है, जैसे बाकी सारे हंसते हैं, ये रोते हैं, इसकी तो कुछ भी नहीं पता चलता। लोगों ने कहा कि इसकी ड्रेसेस रखवाएं, तीत हैं तो तीत का तो मसला हल हो जाता है। फिर जब हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसका इलाज करते हैं, इलाज करेंगे तो मतलब पता चलेगा कि इसको क्या क्या मतलब इश्यूज़ हैं या कुछ भी है। फिर मैं जिना हॉस्पिटल आई, वहाँ पे मैंने अपने चेकअप करवाए, उन्होंने मेरे सारे टेस्ट करवाए। न्यू हॉस्पिटल गई, वहाँ से टेस्ट करवाए, उन्होंने कहा कि इलाज है इसका, क्योंकि इसकी सलवटें नहीं तरती माथे पे, आइज़ क्लोज़ नहीं होती जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। ये आपने आंखें बंद की हुई? मेरी फुल आइज़ बंद है, मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको लग रहा होगा कि मुझे नज़र आ रहा है। और मेरे लिप्स जो हैं वो आपस में अटैच नहीं होते। मतलब मैं दौड़ रही हूँ लेकिन आप लोगों को पता आवाज़ आ रही होगी लेकिन एक्सप्रेशंस नज़र नहीं आ रहे कि मैं दौड़ रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ या कुछ भी ऐसा नहीं फील हो रहा होगा। मैंने इलाज करवाने की कोशिश की है। मैं जिना हॉस्पिटल गई हूँ क्योंकि मैं दूसरे हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकती थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं गई कि मेरी वालदा ने करना था, सब कुछ चोरी करना था, तो मैंने कहा कि नहीं जाती हूँ। उन्होंने चेकअप किए, कंसल्ट किया, लेकिन उन्होंने इलाज नहीं किया क्योंकि ना तो मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग थी कि मैं लोग कोई अप्रोच कर लेती या कोई मेरी सिफारिश कर देता, क्योंकि आजकल के जो भी काम हैं हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खास तौर पे, वो अप्रोच के बगैर नहीं होते। अच्छा, अगर मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले नहीं किया तो आपने पूछा उनसे कि अगर मैं इलाज करवाती हूँ कहीं से तो कितना खर्चा आएगा? उन्होंने कहा कि आज का कोई 1 मिलियन आ जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सकता है अगर मदद कर हम अगर इलाज करें तो। लेकिन वहाँ पे हर साल नवंबर में एक टीम आती है जो अमेरिका से या US, अमेरिका से आती है, वो आके सारे चेकअप करती है। मेरे भी चेकअप किए उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं मतलब बताया, बस चेकअप कर ले जाते थे, चले जाते थे और उसके बाद डिस्चार्ज कर देते थे और कहते थे बुलाएंगे, लेकिन बुलाया नहीं। अच्छा फ़ातिमा, ताल्लुक़ कहाँ से आपका? मेरा नारोवाल से ताल्लुक़ है। मैं नारोवाल से नारोवाल से लाहौर कैसे आई?
मैं वहाँ से स्टडी की, वहाँ से स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे आई बिकॉज़ मैं चाहती थी कि मैं वहाँ से मूव हो जाऊँ और मैं कुछ लाइफ नहीं कर सकूँ, ताकि क्या वजह है मूव होने की? मतलब एक नॉर्मल पर्सन होता है वो तो फ्रीली कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा मतलब मसला होना, तो लोग शर्मिंदगी के मारे कि भाई मुझे लोग ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे, मैं मूव नहीं कर पाऊँगी। तो आपने कैसे मूव किया? क्योंकि मेरे घर में जो इन्वायरमेंट था, मेरे जो रिलेटिव्स में इन्वायरमेंट था, वो बहुत ना हद तक इस तरह का था कि मैं वहाँ पे रह नहीं पा रही थी। मतलब मैं एक ज़िंदा लाश की तरह थी वहाँ पे। मुझसे बात करते थे लेकिन एहसान करने की तरह बात करते थे। मैं रोती थी, मैं कुछ भी करती थी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, मेरी वालिदा हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, अभी तक वो स्टिल मुझे सपोर्ट करती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाओ लाहौर, तुम आगे बढ़ो। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं ना ट्रैवल कंसल्टेंट बन जाती हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था कंप्यूटर में। मैंने कहा कि मैं ना कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लेती हूँ। फिर मुझे पता चला यहाँ पे स्काई एयरलाइन इंस्टीट्यूट है लाहौर में, इकबाल टाउन में। मैं वहाँ से IATA से कोर्स किया। उसके बाद फिर मैंने इंटर्नशिप की इधर DHA में। वहाँ से करने के बाद मैं कैलियर ग्राउंड में जॉब की, लेकिन जॉब भी करनी बहुत मुश्किल थी बिकॉज़ मुझे लोगों ने उस तरह नहीं रखा जैसे आम लोगों को लोग रखते हैं। मुझे उन्होंने धुतकारा और बहुत बुरी तरह धुतकारा। आपके पास ये नहीं है, आप कैसे करेंगी? ट्रैवल कंसल्टेंट तो सामने बैठ के बात करते हैं ना, मतलब हर बंदा आपके पास आके टिकट करवाएगा, आपको आके कहेगा कि भाई ये काम, लेकिन अगर वो आपको ऐसे देखेगा तो वो तो चला जाएगा। लोग डरते थे। कितनी देर तक तो मुझे खुद को ये यकीन दिलाने में लगी रही कि यार मुझसे लोग डरते क्यों हैं। मैंने इतना मतलब लाइक प्रीशियस वो मेरा टाइम था, जो कीमती टाइम था, वो मैंने इन बातों में गुजार दिया कि लोग मुझे कब समझेंगे, लोगों को कब अवेयरनेस आएगी कि मेरे में ऐसी कोई मदद नहीं है जिसमें लोग डरें। मतलब लाइक भरे तो अजीब लगते हैं ना, लाइक लोगों ने ये कह के धुतकार दिया कि ये फजूल है, ये क्या है, ये इंसान ही नहीं है, लाइक किस तरह की है, ये हंस नहीं सकती, इसको हम कैसे रखेंगे, लोग आएंगे तो वो क्या देखेंगे। और मुझे इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बट दीदी मैं क्या कहूँ, मुझे अच्छा फ़ातिमा, क्योंकि आपने बताया मेरी मामा जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। एक होता है अब्बा जी का रिश्ता, क्या होता है ना, बाप की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, ये है वो। तो अब्बा जी के साथ कैसा रिश्ता था? अब्बा जी सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। उन्होंने बचपन से लेके बड़े होने तक मुझे दिल को सपोर्ट नहीं किया। मेरे बड़े भाई को, मेरे छोटे भाई को मेरी तो आती थी, सब कुछ करती थी उनके लिए, लेकिन मेरे लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि दाद की ना मतलब बेटियों के जो आइडल होते हैं ना, वो उनके फादर होते हैं। आपके भी फादर होंगे जो आपके आइडल होंगे, उससे ही आगे उनके भाई भी आइडल बन जाते हैं, और आगे भी जो रिश्ता बनता है वो भी उनकी जो आइडल पर्सन होते हैं वैसे वो चाहते हैं। लेकिन मेरे फादर ने सपोर्ट नहीं की। मतलब मैं जब स्टडी करनी थी तो फीस देनी थी या कुछ भी ज़िंदगी में, मतलब मेरी स्कूल फीस भी उन्होंने कभी पे नहीं की। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मेरी बेटी है, मैं इसको कभी स्कूल छोड़ना चला जाऊँ। उनको पता था कि उनकी एक ही बेटी है जिसको वो कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे धुतकारते रहे। उनको इसका कभी इल्म नहीं हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुझसे क्या गुजरती है। लोगों के फादर उनको छोड़ने आते हैं, मेरे फादर मुझे छोड़ने नहीं आते रहे। मुझे मतलब उन्होंने कुछ भी मेरे लिए नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हाँ, जब मैं लाहौर आ गई और मैंने मतलब मैं कोर्स करना शुरू होगी तो तब मेरे फादर ने मेरी मदर को कहा, जी अब तुम घर चलो, मैं अब कुछ नहीं करूँगा। वो मेरी अम्मी के साथ मिसबिहेव करते थे मेरी आपकी वजह से? हाँ, मेरी वजह से दी ना। तो मुझे लगता है कि घर में कोई झगड़ा नहीं होता था, लेकिन मेरी वजह से कोई ना कोई बात हो जाती थी, क्योंकि मेरी अम्मी नहीं चाहती थी कि मुझे कोई मारे।
डेफिनेटली नाएं कभी नहीं चाहती नाएं खुद नाल ने बच्चों को ठीक होता है। वो कहती थी बेटी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए और इसका तो कसूर भी कुछ नहीं होता, ये कमज़ोर सी है, इसे ना मारो, उसे मार डालोगे। तो वो उन्होंने कुछ ना कुछ कर लेते होते थे ऐसा कि जिससे मैं इतनी बीमार रहती थी कि मैं मतलब मुझे होश नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ। तो मेरे लिए इतना मुश्किल वो टाइम था। फिर उन्होंने अभी आके थोड़ा सा वो जब उनको ये लगा कि अच्छा ये कोर्स करने चली गई है, फिर भी उन्होंने बातें करनी। वो मुझे कभी मिलने लाहौर नहीं आए। मेरी ख्वाहिश थी कि वो मुझे मिलने लाहौर आए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, मुझे देखें कि मैं जॉब करूं, कहाँ करूंगी कहाँ नहीं करूंगी। वो मुझे सपोर्ट करने आते, उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे लिए। उनको हाँ, लेकिन वो इल्ज़ाम लगाने में बहुत अच्छे हैं। वो इल्ज़ाम लगा सकते हैं, सारा कुछ कह सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी बेटी को मिलने जाऊँगा। अच्छा, भाइयों को कैसा रवैया है? भाइयों को नॉर्मल है। बस एक भाई है जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने मेरी थीसिस दी, मुझे सारा कुछ सपोर्ट किया। मेरी माँ के बाद मेरे सिर्फ एक भाई है जो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करता है। दूसरे भाई सपोर्ट करते हैं लेकिन वो इतना नहीं करते। चलो, मतलब अब्बा जी का सपोर्ट नहीं है, एटलीस्ट भाई और अम्मी का तो है ना? अम्मी का और भाई का ही है, बाकी तो कोई भी ख़ानदान में कोई एक बंदा नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे। देखिए, मैं उनकी ख़ानदान की हूँ, मतलब मेरी मम्मी मुझे पीछे से लेके नहीं आई कि जो उनको वो ये इनकी विरासत में से थी। वो चाहते, वो मानते कि यार ये हमारे में से है और इसको मतलब हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं की। अच्छा फ़ातिमा, क्योंकि आपकी एज क्या है वैसे? 24 आपकी एज है, तो कभी आपकी अम्मी अब्बा ने नहीं सोचा कि हमारी बेटी जो है वो शादी के काबिल हो गई है, इसकी शादी हम लोगों को कर देनी चाहिए? नहीं, मेरी अम्मी हमेशा सोचती हैं कि इसकी शादी करूं, लेकिन रिश्ते वाले आते हैं तो वो धुतकार के चले जाते हैं। अच्छा फ़ातिमा, क्योंकि देखो, आपने मुझे बताया कि 1 करोड़ जो है वो खर्चा आ रहा है आपके इलाज पे, तो आपकी मामा भी अफोर्ड नहीं कर सकती। आपकी कोई हुकूमत से अपील है या फिर आप कोई जॉब करना चाहती हैं, क्योंकि जॉब आपको आपके फेस की वजह से, आपके कहने के मुताबिक लोग नहीं देते, तो आप चाहती हैं कोई जॉब मिले, कोई आपका इलाज करे, या किसी भी किस्म की अपील है, आप फ्रीली मेरे चैनल पर बता सकती हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे थ्रू कोई आपकी हेल्प करे। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मुझे एक अर्निंग का प्लेटफॉर्म मिल जाए, मुझे डॉक्टर्स कांटेक्ट कर लें, ना डॉक्टर्स मेरा इलाज कर दें, ताकि मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह हंस सकूँ। मैं लड़कियों को देखती हूँ, वो हंसती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं, मैं नहीं हंसती। मैं लोगों को सिर्फ मेरी आवाज़ आती है, मैं उस तरह स्माइल नहीं कर पाती। मैं चाहती हूँ मेरा इलाज हो जाए, मुझे अर्निंग के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि मैं अर्निंग कर सकूँ और मैं अपने पाँव पे खड़ी हो सकूँ। मुझे मैं किसी को मोहताज ना रहूँ, मैं अपनी वालदा के लिए वो सब कुछ कर सकूँ जो वो बचपन से लेके अभी तक उन्होंने मेरे लिए प्रॉब्लम फेस की हैं। मुझे अकेली को ताला है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें पालूँगी, तुम सब कुछ कर लोगी। उनकी बहुत उम्मीदें मुझसे हैं और मैं चाहती हूँ उनकी उम्मीदें पूरी करूँ, उनको कहीं ना कहीं जाके बताऊँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। इंशाल्लाह मेरी दुआ आपके साथ फ़ातिमा कि अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात को कबूल अता फ़रमाए और आपको जल्द से जल्द जो है वो नॉर्मल पर्सन की तरह बनाए, ताकि आप भी हंस सको, खेल सको और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेशन के थ्रू आप बयान कर सको। खैर, ये हमारे साथ ही फ़ातिमा, जिनको आपने देखा, जो बेशक वो एक्सप्रेशन लेस हैं, लेकिन उनका जो गोल्डन हार्ट है वही उनकी पहचान है। उनके कहने के मुताबिक लोग जो हैं वो सूरत देखते हैं, सीरत नहीं देखते, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग दुनिया में अभी भी मौजूद हैं जो दिल को देखते हैं, सूरत को नहीं देखते। तो ये हमारे साथ ही फ़ातिमा, आप हमारे स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा होगा, आप इनकी कोई भी हेल्प करना चाहते हैं, किसी भी मुतल्लिक हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ तंग करने के लिए कांटेक्ट ना करें, क्योंकि शी इज़ ऑलरेडी इन एंजाइटी। सो आप ऐसा कुछ भी ना कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको फ़ातिमा कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ातिमा, अल्लाह हाफ़िज़ कह दो। अल्लाह हाफ़िज़।